तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ऑब्स्टर्ड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है, चैप्टर थर्ड चल रहा है। और पेज नंबर आपने बताया 86 डॉक्टर अमित भाई। नहीं 88। 88 88 का जो है। अच्छा, दिस एग्जिबिट ऑफ द कॉम्बिनेशन है पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर 88 है और डेट हो गई आज 27 सितंबर 2025। 88 पेज पे मैरी ऑक्सफोर्ड कह रही है कि दिस एग्जिबिट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर इन्फॉर्म्स अस एट वंस व्हाई इट इज दैट दोज हु possesses लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स आर मोर फर्म, प्रिजर्विंग persevering, reliable and honest than those with smaller and weaker ones। तो बेसिकली इसमें हम पढ़ रहे हैं द ओसियस और बोनी सिस्टम, और इसमें भी जो अपने 6 तरह की बोन्स बताई हैं उनका कॉम्बिनेशन कैसे कैसे मिलता है किसी इंडिविजुअल में, तो उसके हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक उभर के आती है। तो उस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है बोनी स्ट्रक्चर का, ये हमें इससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से क्यों कोई व्यक्ति जिसकी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं वो मजबूत होता है, टिका रहने वाला होता है। परसिवियरिंग का मतलब होता है लगा रहना, टिके रहना, छोड़ के नहीं भागना किन्हीं चीजों को, लगातार बना रहना किसी उस पे काम पे। रिलायबल क्यों होता है, ऑनेस्ट क्यों होता है, बजाय किसके, जिसकी स्मॉलर एंड वीकर बोन्स हो उनकी अपेक्षा वो इसलिए ज्यादा मजबूत, ज्यादा लगातार बना रहने वाला, ज्यादा रिलायबल, ज्यादा ऑनेस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर लार्ज और स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं। The more fluid lime dissolved in the blood which goes to make up the solid part of the organs such as the heart, the lungs, the liver, the kidney, etc., the more integrity and strength will these tissue and organs possess। और अगली बात और बड़ी मजेदार कह रही है स्टेंटन, कह रही है कि जितना फ्लूइड फॉर्म में लाइम मिलेगा किसी व्यक्ति के अंतर्गत जो कि उसके सॉलिड पार्ट्स को बनाता है ऑर्गन्स के, ब्लड के अंदर जो ये फ्लूइड लाइम घुला रहता है ये जाकर के उसके ऑर्गन्स को मजबूत बनाता है, सॉलिड बनाता है, उसके हार्ट को, लंग्स को, लिवर को और किडनी को। बिल्कुल। तो इसीलिए उसके अंदर क्वालिटी पैदा होती है मोर इंटीग्रिटी की एंड स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ मिलती है इन ऑर्गन्स को, टिश्यू को, जो कहते हैं ना कि जिगर गुद्दा है इतना जिगरा है, जिगरा मजबूत है। तो बेसिकली इन ऑर्गन्स की मजबूती, इन टिश्यू की ऑर्गन्स और टिश्यू की मजबूती भी मोर फ्लूइड लाइम जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा होगा, इनके मोर फ्लूइड लाइम होगा उसके खून में घुला हुआ, उतने ही उसके ऑर्गन मजबूत होते हैं। अमित भाई मैं आपको बताऊं, आपको शायद इस बात की नॉलेज भी होगी, कई बार देखने में मिलता है और गूगल पे भी है, ये जो ब्लड थिनर देते हैं ना किसी को स्टंट डालने के बाद हार्ट पेशेंट को, तो उससे कहा जाता है कि साहब इसकी ना मेमोरी कमजोर करती है। खून पतला होने से कई सारी फैकल्टी कंप्रोमाइज होती है जिसमें उसकी एक मेमोरी, याददाश्त भी है, और याददाश्त मजबूती का प्रतीक है। बिल्कुल। अच्छी याददाश्त होना और जल्दी भूल जाना कमजोरी का वो है। तो ये खून का गाढ़ा होना, खून का पतला होना भी उस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है दोस्त। बिल्कुल। A comparison of the animals in which the bony system predominates with those in whom the fat and muscles are in axis will give us a correct idea as to how the bones are related to integrity and stability। अगर हम तुलना करें ऐसे जंतुओं से, आपस में ऐसे जंतुओं की तुलना करें जिनके अंदर बोनी सिस्टम प्रीडोमिनेट कर रहा है, किससे करें, उनसे जिनके अंदर फैट और मसल है। बिल्कुल। एक तरफ तो वो एनिमल्स जिनमें बोनी सिस्टम मजबूत है और एक तरफ वो एनिमल्स जिनमें फैट और मसल्स ज्यादा मात्रा में मिलती हैं।
तो उससे हमें एक करेक्ट आइडिया मिलता है कि किस तरह से बोन्स जो है वो रिलेटेड होती है इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी से। तो बिल्कुल इसका मतलब इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी उन लोगों में नहीं मिलेगी जिनमें फैट और मसल ज्यादा, वो जल्दी जल्दी भागने वाले, दल बदलू कह लो, स्थिति से बिल्कुल पलटने वाले, बिल्कुल है ना, वीक विल्ड, टिमिड, है ना, हम्म, अनरिलायबल, सब ये मिलेंगे जिनमें फैट और मसल ज्यादा मिलेगी। और जिनमें बोनी सिस्टम प्रीडोमिनेट है वो बंदा मजबूत स्टेबल मिलेगा, रिलायबल मिलेगा। और अगर आपको उसने कह दिया, अब मैं आपको एक डायलॉग बोलता हूँ बहुत ही बढ़िया। आप पता नहीं फिल्मों में भी देखा है नहीं, अफगानी जो पठान होते हैं हाँ उनको कहा जाता है पठान की यारी सबसे बढ़िया होती है, पठान की दोस्ती और पठान की दुश्मनी दोनों मजबूत होती है। और भाई बिल्कुल अफगानी लोग जो पठान होते हैं इनकी हड्डी बहुत मजबूत होती है, अगर आपको याद ध्यान आ रहा हो, है ना। बिल्कुल बहुत। हाँ, तो उधर भी वो ऐसे ही देखो यू है भाई। क्रिकेटर है इरफान पठान, यूसुफ पठान, खूब अच्छी हाँ बॉनी। हाँ, बोनी लोग हैं। और जो मजबूत हड्डी वाले होंगे वो आपके साथ मजबूती देंगे, आपके साथ रिलायबल होंगे, ऑनेस्ट होंगे। और जितने भी फौजी होते हैं, कहते हैं ना, जितने भी योद्धा होते हैं देख लो, सब मसल्स और बोन्स, बोन ज्यादा और साथ में मस्कुलर, मस्कुलर बल्कि इतने बोन ही बहुत होते हैं ये ये बहुत होते हैं बिल्कुल। वॉरियर्स। हम्म इफ ऑनेस्टी वर ए सेंटिमेंट merely something which could be taught, then the one best taught on this subject would have the most reliable character. But we know full well that some are more naturally honest than others. यानी यहाँ स्टैंटन एक बात अलग से कह रहे हैं कि यदि ये ऑनेस्टी एक सेंटिमेंट होता मात्र, समथिंग विच कुड बी टॉट, कुछ ऐसा होता जो पढ़ाया जा सकता, सिखाया जा सकता, कह रहे हैं then the one best taught on this subject would have the most reliable character. तो इसका मतलब अगर ये पढ़ाने के बाद आता सेंटीमेंट, वो ऑनेस्टी अगर पढ़ाने से आई होती कि ईमानदार रहिए, रिलायबल रहिए, यदि मात्र ये पढ़ाने से बताने से आ जाती किसी इंसान में, तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा मोस्ट रिलायबल कैरेक्टर का होता। लेकिन देखा क्या जाता, बट वी नो फुल वेल दैट सम आर मोर नेचुरली ऑनेस्ट देन अदर। लेकिन हम ये देखते हैं कि भले चाहे किसी को सिखाई गई हो या ना सिखाई गई हो, कुछ लोगों में पैदाइशी ही ईमानदारी होती है दूसरों की अपेक्षा, बिल्कुल बिल्कुल ना कि उनको ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया हो। तो इसका मतलब ये पढ़ाने से संबंध नहीं है, ये हड्डी मजबूत होने से संबंध है, ऑनेस्ट होने का। देखो ना, खूब कहते हैं कि यार इसे कितना ही समझा दो, हाँ, इसकी समझ ही नहीं आती। इसकी समझ में नहीं आती। अब समझ में आएगा हमारे के, वो समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर हार्ड मास ऐसा है ही नहीं, हाँ जी उसके बिल्कुल अंदर वो सिस्टम है ही नहीं जो वो बिल्कुल। समझे। तो कह रही, आगे कह रही है, वी नो दैट सम हैव मोर एबिलिटी टू म्यूजिक एंड पेंटिंग देन अदर्स, and we find by observation that those who are skillful in music etc are so mainly by virtue of an organism which fits them for this art. हम ये भी देखते हैं कई बार, स्टैंटन कह रही है, हम ये भी जानते हैं कि जिसमें जितनी ज्यादा म्यूजिक की और पेंटिंग की एबिलिटी होती है दूसरों से ज्यादा, तो कह रहे हैं कि एंड वी फाइंड बाय ऑब्जर्वेशन दैट दोज हु आर स्किलफुल इन म्यूजिक, और उन लोगों को जो हम देखते हैं कि जो म्यूजिक में बहुत ही ज्यादा प्रखर होते हैं एटसेट्रा, वो इसलिए होते हैं कि उनके अंदर कह रहे हैं दैट दैट सम सॉरी एटसेट्रा आर सो मेनली बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो वो ऑर्गेनिज्म की अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति होती है, इसलिए होती है, जिसलिए वो उस आर्ट के लिए फिट बैठता है। That some are musicians without instructions, while others are not able to taught because they are lacking in the proper construction of body. और कह रहे हैं कि कुछ म्यूजिशियन जो है बिना इंस्ट्रक्शन के भी बहुत पैदाइशी होते हैं, बढ़िया, उन्हें कोई बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया भी नहीं आता। आजकल वीडियो भी डाल रहे हैं लोग कई बार इस पे फेसबुक पे, एक गांव देहात की महिला भी इतनी मधुर आवाज के साथ गा रही है, रोटी बनाती हुई, खेत में काम करती हुई,
तो वो म्यूजिशियन इंस्ट्रक्शन से थोड़े बनी है, वो तो कुदरती उसके अंदर म्यूजिशियन की एक गाना लहर देने की, गाने को क्वालिटी है। कह रहे हैं कि बिकॉज दे आर लैकिंग इन प्रॉपर। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सिखाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनके अंदर वो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। जो भी आप कह रहे थे कि कई लोग होते हैं उन्हें सिखाते रहो, वो कहते हैं कि ये तो यार मानता ही नहीं, इसे तो ये सीख ही नहीं पा रहा। बिल्कुल। स्टैंडन कह रही है इन शॉर्ट दे हैव नॉट द राइट मस्कुलर डेवलपमेंट फॉर दिस पर्पज। तो कंपैरिजन एग्जांपल में लेके उनकी चल रही है, जो अच्छे म्यूजिशियन बन जाते हैं, दूसरे वो होते हैं जिनको सिखाने के बाद भी नहीं आ पाता। तो वहां अंतर सिर्फ इतना है कि जो नहीं सीख पाते उनके अंदर राइट मस्कुलर डेवलपमेंट नहीं है। अगर राइट मस्कुलर डेवलपमेंट हो और साथ में सिखाया भी जा सके, इंस्ट्रक्शन भी दी जाए, तो बेस्ट म्यूजिक बेस्ट वो बन जाएगा सिंगर। और जिसके अंदर राइट मस्कुलर पावर नहीं है, मस्कुलर डेवलपमेंट अच्छा नहीं है जिसमें, उसे लाख सिखाओ आप म्यूजिक, वो भाई वहां फिट ही नहीं बैठ रहा। क्या बात है यार। ये तो मुझे लग रहा है एक तरह से इसको तो खैर लोग हमारे अलग भी पहले बहुत लोग ये पढ़ चुके होंगे, जितने ये म्यूजिशियंस होते हैं जो अपने पिक्चरें बनाते हैं, ऐसे लिटरेचर के मास्टर होते हैं दोस्त। और हाँ, ये जो फिजियोनॉमी है, हर प्रोफेशन की डिमांड है ये। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन, वो भी पढ़ते होंगे। आप एक्टरों को देखो, वो भी पढ़ते होंगे। तो ये हर प्रोफेशन की डिमांड। हाँ, बल्कि वो बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। कई बार पता चलता है छोटे मोटे उसमें घटनाओं में कि शाहरुख खान भी बहुत बुक्स पढ़ते हैं, नसरुद्दीन शाह, और अपने जितने भी अमिताभ बच्चन, जितने भी ये हैं, अशोक कुमार, ये सब पढ़ा करते थे लिटरेचर। जो पढ़े के आगे जो है वो पढ़ के ही है लिटरेचर को। हाँ बिल्कुल, एक लेवल के आगे कुछ नया चाहिए होता तो नया इन बुक्स से मिलता है बेसिकली। बिल्कुल। हाँ, तो आगे कह रहे हैं ए कंपैरिजन ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट यूजफुल एनिमल, द हॉर्स, द डॉग, द कैमल और एंड ऑक्स with the rhinoceros, the hog, the coon, the skunk, the porcupine, the panther and tiger will show us a physiological combination as distinct as is that of the mental and moral characteristics of each class. स्टैंडन कह रही है यदि आप हाईएस्ट एंड मोस्ट यूजफुल एनिमल्स की तुलना करो, जैसे कि घोड़े की, कुत्ते की, ऊंट की, बैल की, किससे करो? राइनोसोरस से, होग से, कून से, शंख से, पोर्क्यूपाइन से, पैंथर से, टाइगर से। तो हम ये देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के रूप में वो स्पष्ट रूप से अलग अलग हैं। मेंटल और मोरल कैरेक्टरिस्टिक सबकी अपनी अपनी क्लास की अलग अलग है, उनके बनावट के हिसाब से। बिल्कुल। The rhinoceros and hog, by reason of their excess of fat, are too vegetative to be either moral or intelligent. ये जो राइनोसोरस और होग हैं, क्योंकि इनमें फैट बहुत ज्यादा मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा वेजिटेटिव लाइफ बिताते हैं, लूज लूज, ढीले ढीले, सुस्त। और इनमें इनके मोरल और इंटेलिजेंसी भी उसी टाइप की, उसी लेवल की मिलती है। द मॉल, द कून, द शंख, द पोर्क्यूपाइन, the cat, the rat, etc. have relatively small bones and large muscles, and they are suited to slyness, sculling, deception and craft. क्या बात है। मॉल, कून, शंख, पोर्क्यूपाइन, कैट, रैट, इनके अंदर बोन कम मिलती है, छोटी हड्डी होती है, मसल्स थोड़ी इनकी कंपैरिजन में ज्यादा होती है इनकी बॉडी के हिसाब से, तो इसलिए ये स्लाइनेस के माहिर होते हैं, धोखा देने के। स्कलिंग है कुछ, ये स्कलिंग कोई वर्ड है, धोखे, डिसेप्शन करने के, क्राफ्टिंग के, ये माहिर होते हैं। टू लिव इन द शेड एंड प्रे अपॉन अदर्स, और इसलिए ये क्राफ्टिंग के ये कलाकार होते हैं, और ये शेड में रहते हैं, और एंड प्रे अपॉन अदर्स, और दूसरों प्रे अपॉन अदर्स। प्रे का मतलब है शिकार, अपॉन अदर्स, दूसरों के शिकार के ऊपर निर्भर रहते हैं, खुद नहीं कर सकते, ऐसा कहो। While the bones of these creatures are hardly perceptible, their bodies are sleek, sinuous,
sinuous, graceful and quick motion, and they are quite artistic in some of their habits. अब चूंकि इनके अंदर जो है हड्डियां इनकी कमजोर होती हैं, बस मुश्किल में ही दिखती हैं, हड्डियां मसल ही मसल दिखती हैं, तो इसलिए ये स्लीक होते हैं, सिन्युअस होते हैं, ग्रेसफुल होते हैं, क्विक मोशन होते हैं, एंड दे आर क्वाइट आर्टिस्टिक होते हैं कुछ हैबिट्स में इनकी. दे बीवर एंड, अगला कह रहे हैं द बीवर एंड मॉल फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग देयर हाउसेज ऑन एक्सीलेंट आर्किटेक्चरल एंड आर्टिस्टिक प्रिंसिपल. और जो ये बीवर है, कोई पक्षी या कोई प्राणी है, और जो मॉल है, ये अपने घर को बहुत ही एक्सीलेंट आर्किटेक्चरल तरीके से आर्टिस्टिक प्रिंसिपल के आधार पे बना लेते हैं, जिससे वहां कोई शिकारी इन्हें पकड़ भी नहीं पाता. नाउ कंपेयर द कैमल विद द ग्रेट होमली अनगेनली bony structure and his fidelity and usefulness, docility and intelligence. कंपेयर कह रहे हैं कि अब हम ऊंट की कंपैरिजन कर सकते हैं किससे? विद हिज, अपने इसके कैमल की अपनी ग्रेट होमली अनगेनली बोनी स्ट्रक्चर के आधार पर, इसकी फिडेलिटी एंड यूजफुलनेस के आधार पर. फिडेलिटी का मतलब होता है एक तरह से वफादारी, ऊंट की भी बहुत अच्छी मानी जाती है दोस्त. डोसाइल, डोसिलिटी और इंटेलिजेंस के आधार पर. कंपेयर हिम विद द ग्रेसफुल ग्लाइडिंग स्लीक लुकिंग टाइगर. और ऊंट को हम तुलना कर सकते हैं जो ग्रेसफुल ग्लाइडिंग स्लीक लुकिंग टाइगर से. कंपेयर द बोनी ऑक्स विद हिज ग्रेट जॉइंट्स, हिज पेशेंट एंड यूजफुल वेज विद द डॉग और विद द हॉग. हॉग के कंपैरिजन में हम बैल की तुलना कर सकते हैं अपने ग्रेट जॉइंट होने के नाते. कंपेयर कर सकते हैं द हॉर्स विद द बोन्स जटिंग आउट ओवर हिज आईज, हिज लार्ज हिप जॉइंट एंड बोनी फेस, हिज मेंटल डेवलपमेंट एंड ऑब्जर्वेशन विद द अनवाइल्डली स्टूपिड एंड ब्रूटल राइनोसोरस. घोड़े की हम राइनोसोरस से तुलना कर सकते हैं. घोड़ा के अपनी जो मजबूत होती हैं हड्डियां, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, हिप जॉइंट्स मजबूत, बोनी फेस होता है, और उसके मेंटल डेवलपमेंट और ऑब्जर्वेशन को हम किसकी कंपैरिजन कर सकते हैं? अनवाइल्डली स्टूपिड एंड ब्रूटल राइनोसोरस से. कंपेयर द इंटेलिजेंस ऑफ द फॉर्मर विद द फेरोसिटी ऑफ द लेटर. पहले वाले की इंटेलिजेंसी दूसरे की फेरोसिटी से हम तुलना कर सकते हैं. फेरोसिटी का मतलब उग्रता, फेरोशियस, जो बाद वाले की. Compare the fidelity, usefulness and forms of all these various creatures and you will find in every instance that the bony formation gives and exhibit integrity, reliability, intelligence and morality as compared with those forms that resemble the muscular and vegetative or fat animal. लास्ट में कह दिया स्टैंडर्ड ने कि यदि आप कंपेयर करो फिडेलिटी के मामले में, यूजफुलनेस के मामले में भिन्न भिन्न क्रिएचर्स के, तो आप ये पाओगे हर घटना में कि जो बोनी फॉर्मेशन है ये प्रदर्शित करता है, ये पहचान बनाता है किसी इंसान की. इंटीग्रिटी देता है, रिलायबिलिटी देता है बोनी सिस्टम, इंटेलिजेंस देता है, मोरल अच्छे होते हैं. कंपेयर किसके? कंपैरिजन किसके? जो मस्कुलर और वेजिटेबल और या फैट वाले एनिमल्स होते हैं. एनिमल को लेकर एग्जाम्पल देके चल रही है, इसको हम इंसानों में ले जाएंगे और इंसानों की क्वालिटी भी इसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई. तो इस तरह से ये हमारे प्रोफेशन में भी मददगार हैं लोगों को पहचानने में. ठीक है भाई, राम राम दोस्त.